हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे चैनल पे हमारा फोकस होता है कि जो भी डेयरी फार्म हम विज़िट करें उसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस फार्म के सक्सेसफुल होने का रीज़न क्या है, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उस फार्म पे स्पेशली होती है जिसके कारण वो ग्रो जल्दी करता है और प्रॉफिट में आता है। तो उसी एग्ज़ाम्पल को आगे लेके जाते हुए आज हम एक फार्म पर हैं, बिल्कुल पूना के पास एक फार्म है मित्तल डेयरी फार्म। उनका प्रोडक्ट का नाम है मिस्टर मिल्क और मेरे साथ मित्तल डेयरी फार्म या मिस्टर मिल्क ब्रांड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर दीपक मित्तल। और मैं एक चीज़ यहाँ पे जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा आज के वीडियो में वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो जनरेशन बाय जनरेशन डेयरी फार्मिंग करते हैं सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, या ये भी ज़रूरी नहीं है जो कन्वेंशनल सिस्टम से डेयरी फार्मिंग करते आ रहे हैं HF जर्सी काउज सिर्फ वही सक्सेसफुल होते हैं। इनके फार्म पर ये आपको देखने को मिलेगा कि इनकी बैकग्राउंड डेयरी फार्मिंग से नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने डेयरी फार्मिंग को पिक किया, सीखा और उस अपने एक सीखने की क्षमता के दम से इन्होंने फार्म को बहुत जल्दी प्रॉफिट में लाए। इनके पास जो देसी गायें हैं, ज़्यादातर इसमें साहिवाल और गीर गायें हैं, और देसी गाय का फार्म भी इन्होंने कैसे प्रॉफिट में लेकर आए। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि देसी गाय जो है वो एडेप्टिव नहीं होती ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी मिथ्स दूर होती हुई दिखेंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू दिस चैनल। दीपक जी, मैं आपको ही अब हैंड ओवर करता हूँ। थोड़ा सा प्लीज़ अपने बारे में बताएं, बिकॉज़ आपने ग्रेजुएशन की आई थिंक 2016 में और 2017 में फिर आपकी मास्टर्स भी साथ में चल रही थी। आपने MBA फाइनेंस किया और फिर 2018 में आप इस फार्म पर एज डायरेक्टर आपने टेक ओवर किया। तो ये जर्नी कैसे आई, कैसे आप MBA फाइनेंस से सीधा एक डेयरी फार्मिंग में लैंड हो गए और फिर वहाँ से आगे आपका जर्नी अभी तक कैसा रहा, प्लीज़ गाइड अस। नमस्ते, मेरा नाम दीपक मित्तल है। तो बचपन से ही मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, मैं एनिमल लवर। तो जब चाचा जी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम एक फार्म शुरू करने का सोच रहे हैं, अच्छा मिल्क देंगे लोगों को, तो मेरे को वहाँ से क्यूरियोसिटी है कि मैं इस बिज़नेस को करूँगा और अच्छा एक फार्म बनाएंगे। तो मैं फिर वहाँ दिल्ली से अपना जॉब छोड़ के यहाँ पर पुणे 2017 में आ गया था। मैं बीच बीच में आपको थोड़ा इंटरप्ट करूँगा। तो चाचा जी मतलब मिस्टर नरेश मित्तल। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ जो मिस्टर नरेश मित्तल या पूरा मित्तल ग्रुप जो है वो और कई सारे बिजनेसेस में हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट में भी हैं, उसके अलावा स्कूल्स एजुकेशंस में भी हैं, आई थिंक उसके अलावा फर्नीचर ऑटोमेशन जो बहुत हाई टेक फर्नीचर की फैक्ट्रीज भी हैं आपकी, और ये अलग से एक और वर्टिकल आपका है जिसमें कि डेयरी फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक प्लांट्स जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ओके। तो ये सारा जो एग्री रिलेटेड है जिसमें एग्री और डेयरी का आ गया वो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ जी। तो थोड़ा प्लीज़ गाइड करिए हमें कि ये देसी गाय ही क्यों? देसी गाय इसलिए क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं भारत में देसी गाय कोई नहीं रखना चाहता। हाँ। सब HF और जर्सी में जाता है क्योंकि उनका जो दूध रहता है वो बहुत आता है 40 लीटर। और दूसरा क्या है कि कोई रखना नहीं चाहता, इसलिए उनकी कोई अच्छी ब्रीड डेवलप नहीं हो पा रही इंडिया में। तो हमारा मेन था कि एक तो सोसाइटी को अच्छा दूध देना है, अनअडल्ट्रेटेड मिल्क देना है और प्योर मिल्क देना है। तो इसलिए हमने सोचा कि देसी गाय से फार्म स्टार्ट करेंगे और एक अच्छी ब्रीड, हमारा मेन है कि अच्छी ब्रीड तैयार करना देसी गाय की भारत में। तो जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दिखने में तो ब्रीड बहुत अच्छी है। मेरा एक बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है कि अगर 2018 में फार्म शुरू हुआ था, आज हम 2024 में, तो इस जर्नी में आज की डेट में क्या हम कह सकते हैं कि देसी गाय का फार्म प्रॉफिटेबल होता है? हाँ जी। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा लगाने के बाद? हाँ जी, होता है। ठीक है। एकदम नहीं होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ ईयर ज़रूर प्रॉफिटेबल होता है। लगभग कितने सालों में? 5 साल में। 5 साल का अगर विजन कोई रखे तो प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। और क्योंकि उसके साथ आप गाय का जो दूध है वो, उसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, गोबर के प्रोडक्ट्स, काउ यूरिन के प्रोडक्ट्स, तो वो सब अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो 5 साल या 4 साल में प्रॉफिटेबल आराम से हो जाता है। यहाँ बड़ी इम्पॉर्टेंट बात दीपक जी बता रहे हैं कि सिर्फ दूध बेच के ही नहीं, उसके और बाय प्रोडक्ट्स, दूध के बाय प्रोडक्ट्स, मैन्योर को प्रोसेस करके मैन्योर के कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इवन आई थिंक यूरिन के भी कुछ प्रोडक्ट्स ये तैयार करते हैं।
उन सबको कंबाइन करके जब एक इनकम फार्म को होती है तो 4 से 5 साल में प्रॉफिटेबल हो जाता है। और एक अक्सर ऐसा सुना जाता है कि जो देसी ब्रीड होती है ये थोड़ी एडामेंट होती है, मिल्किंग पार्लर में एडजस्ट नहीं हो पाती, या इसमें तो काफ को क्योंकि साथ में रखना पड़ता है तो दूध तो काफ ही पी जाता है। तो उन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हो? शुरू में हमें थोड़ा तकलीफ़ हुआ था जब गाय को हमने फर्स्ट टाइम हमने उसको मिल्किंग पार्लर पे लेके गए, बट गाय उसको अडेप्ट आराम से कर लेती है। और दूसरा, एक गाय को देख के बाकी गाय भी जल्दी सीखती है। तो कितने दिनों में पार्लर में एडजस्ट हो जाती है? 15-20 दिनों में आराम से गाय एडजस्ट हो जाती है। तो यूँ कहा जाए कि जैसे HF या जर्सी है वो लगभग 1 हफ्ते में पार्लर में एडजस्ट होती है, ये उससे 1 हफ्ता एक्स्ट्रा। हाँ, 1 हफ्ता एक्स्ट्रा, जो कि कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हाँ। तो जैसे ये गाय है, ये साहिवाल ब्रीड है? ये साहिवाल ब्रीड है। वो देखेंगे तो वो राठी ब्रीड है, जो टेक्सचर वाली? हाँ, टेक्सचर वाली। और ओके, जो उसके आगे है वो साहिवाल है। वो साहिवाल है। अच्छा, जिनका ऐसा कलर है वो साहिवाल? वो साहिवाल है। लेकिन सींग में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है उसके सींग और इसके बाकी सींग में। तो हाँ, हम जब गाय मतलब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके सींग नहीं, डीहॉर्निंग नहीं करते। इसलिए जो आप सींग वाली देख रहे हैं ऑलमोस्ट हमारे फार्म के पैदा हुए बच्चे। अच्छा। जो कि आज दूध में है। ओके, यहीं की ऑर्गेनिक रिप्रोडक्शन। तो शुरुआत में आपने कितनी गायें खरीदी थी? शुरुआत में जैसे हमने स्टार्ट किया था तो हमने 3 गाय से स्टार्ट किया था जी। तो तब हम सब मैनुअल प्रोसेस करते थे। उसके बाद हम 8 के बैचेज में गाय लाते गए। अराउंड 100 के आसपास हमने गाय खरीदी। बाकी यहीं पर ही पैदा हुए? बाकी सब यहीं पे पैदा होके आज दूध में आई है। तो जो यहीं पर पैदा हुए और यहीं के एनवायरनमेंट में पले बड़े, उनका परफॉर्मेंस बेटर है? उनका बेटर है। जो गाय हम वहाँ से लाए थे वो वहाँ पर अगर ज़्यादा दूध दे रही है, यहाँ आके वो दूध कम हो जाता है। तो ओके, क्योंकि जो बच्चा पैदा ही यहाँ पर हुआ वो यहीं के हिसाब से एनवायरनमेंट में एडजस्ट जल्दी हो गया। ठीक है। ऑन एन एवरेज मतलब जैसे आपने बोला कि जो HF जर्सी है वो तो बहुत ज़्यादा दूध देती है, इसमें हाईएस्ट पीक कितना आ जाता है? मतलब अगर हम बहुत बढ़िया परफॉर्मर अपने फार्म की बात करें, अभी अपने फार्म पे यहीं का पैदा हुआ साहिवाल का बच्चा, हाँ जी, 26 लीटर तक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़े से सेलेक्टेड एनिमल्स को ब्रीड आगे और करें तो और अपनी ब्रीड अच्छे से तैयार करें, 20 से 26 के बीच में भी अगर हमारे एवरेज रहती है फार्म की तो बहुत बढ़िया है। और अगर अभी जो हमारी स्थिति है तो अभी हमारे फार्म का एवरेज यील्ड क्या है? अभी हमारे फार्म का जो बच्चों में जो एवरेज जा रहा है वो जा रहा है 8 लीटर का। तो फर्स्ट टाइम बच्चे फर्स्ट लैक्टेशन में 8 का जाता है। ठीक है। और उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल एनिमल है जिनका डबल फिगर में भी है, और कुछ ऐसे हैं जो 20 से ऊपर है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि और 3-4 साल में अच्छा हर्ड, अच्छा हाई यील्डिंग हर्ड रेडी हो जाएगा और हम लगभग 20 का एवरेज ले पाएंगे। तो फिर तो बिल्कुल गेम ही चेंज हो जाएगी, कैलकुलेशन ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। और जो आपका दूध है वो मैंने देखा मार्केट में बड़ी हाई डिमांड में है, मिस्टर मिल्क के नाम से। और अभी आपने उसका रिटेल प्राइस क्या रखा हुआ है? 100 रुपीज़ डोर स्टेप डिलीवरी के साथ। और सबसे बड़ी बात कि आप देखेंगे हमारे फार्म को जो बाकी फार्म से यूनिक बनाता है वो है काउ कंफर्ट। हाँ, क्योंकि हमने गाय जितना कंफर्टेबल फील करेगी उतना वो स्ट्रेस फ्री रहेगी, और अगर गाय स्ट्रेस फ्री रहेगी तो वो दूध अच्छा और ज़्यादा देगी। इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और ये विजिबल है, बहुत सारी काउज आराम से ही बैठी हुई हैं, कोई स्ट्रेस में नहीं दिख रही, जबकि मौसम गर्मी का है, ह्यूमिडिटी है। और फिर हमने ब्रशेज लगा रखे हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए, कूलिंग सिस्टम के लिए फैन फॉगर है जी। और आप वाटर ट्रफ का देखेंगे तो वो कोई ह्यूमन डिपेंडेंसी नहीं है उसमें। गाय को फ्रेश वाटर मिलेगा 24/7। वो जितना पानी पिएगी उतना वापस भर जाएगा। हमेशा उसको एक पानी का एक सर्टेन लेवल अवेलेबल है। तो और वो भी मैं देख रहा हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा छलक के बाहर ना गिरे। आपने बड़ा अच्छा उसका दीवार बनाई हुई है ताकि वो पानी जो बाहर भी गिरेगा वो इस पक्के एरिया में आ जाएगा। और ये स्क्रैपिंग शायद ट्रैक्टर से आप करते हैं? ट्रैक्टर से करते हैं। और मतलब मैकेनिकल स्क्रैपिंग है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा जो कलेक्शन है गोबर की वो हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो जाता होगा या बीच में कहीं मिक्स हो जाता होगा। सिर्फ जो पैडॉक में ही है या
जहाँ उसका बेडिंग एरिया है वहाँ पर जो गोबर है वो बीच में मिक्स होता होगा। हाँ, वो मिक्स होता है, तो हम उसका महीने भर में उठा के उसको एज अ मैन्योर खेती में यूज़ करते हैं, खेती में यूज़। तो बेसिकली यहाँ पर जो गोबर गिर रहा है वो वेस्ट नहीं होता किसी भी कारण। और जो ये फीड टेबल पे फीड है, क्या ये 24 घंटे रहती है? हाँ जी, अपने आप जब उसको ज़रूरत होती है वो आगे खा लेते हैं। यूजुअली अभी जैसे 3 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगी, फिर आप नई, फिर हम 4 साढ़े 4 बजे नया TMR डाल देंगे। और क्या ये जो रैशनिंग है ये लगभग वैसी ही है जैसे HF जर्सी की होती है, या ये नहीं अलग है? अलग है। हाँ, अभी इनका क्या HF जर्सी को तो ज़्यादा खिलाते हैं क्योंकि उनका दूध कैपेसिटी ज़्यादा है। अभी ये अगर आप ज़्यादा भी डालोगे उतना ही खाएगी, इसको जितना खाना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि खाती जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, खाती जाएगी। ठीक है। और इसमें न्यूट्रिशन के लिए आप क्या क्या ऐड करते हैं? इसमें हम साइलेज, कॉर्न साइलेज, अल्फा ग्रास, नेपियर, ग्रीन नेपियर और कैटल फीड और वीट का जो भूसा रहता है या कड़बा जो है जो अवेलेबल हो वो डालते हैं। तो ये भी आई थिंक आपका खुद की लैंड पे सब ग्रो होता है? हाँ जी। टोटल लैंड कितनी है जिसमें आप ये ग्रो करते हैं? अभी टोटल लैंड जो है वो 160 एकड़ है, जिसमें से 12 एकड़ के अंदर डेयरी फार्म है। ठीक है। बाकी 50 एकड़ के अंदर हम गाय के लिए चारा लगाते हैं। ओके। तो आउट ऑफ 150 यू कैन से 65 एकड़ वी हैव फॉर एनिमल एंड उनका फॉडर कल्टीवेशन। बाकी के अंदर हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रूट्स लगाते हैं। वो सीजनल वेजीज और सीजनल वेजीज। तो आजकल जैसे ये जुलाई का मंथ है तो क्या आजकल क्या है वहाँ पर? अभी पपई और अभी थोड़े दिन पहले जामुन आ रहे थे, पपई आ रहा है। ठीक है। अभी आम का सीज़न गया तो आम आए थे। तो वो सब। ओके। तो कुल मिला के यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का दूध, अच्छी क्वालिटी की सब्जियाँ और अच्छी क्वालिटी का फल फ्रूट और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ये सबसे ज़रूरी है। मैं अगर लॉन्ग टर्म विज़न की बात करूँ, आज शहर की भागम भाग में अक्सर यही डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आपको अच्छा खाना चाहिए, साफ़ सुथरा खाना चाहिए, ट्राई टू अवॉइड जंक फूड। और वो सारी चीज़ें जो डॉक्टर्स कहते हैं आपको खाने को वो यहाँ अवेलेबल है। यहाँ यही इसका मतलब है। तो अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म देखता हूँ तो इसका मतलब आने वाले टाइम में जो भी आपके टोटल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेंगे। जो लोग इस बात को समझते जाएंगे, जैसे बड़े शहरों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है, क्योंकि बड़े शहरों में ही पहले ये प्रॉब्लम आई है लोगों को कि उनमें फटीग जल्दी आने लग गई और उनको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होने लग गया। तो डॉक्टर्स ने उनको बोला कि भाई साफ़ सुथरा खाना खाओ और जिसमें कम से कम मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह हो वो वाला खाना खाओ। तो आप ऑलरेडी वो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में हाई डिमांड में है। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छी बात है और ह्यूमैनिटी के हिसाब से तो है ही है। ह्यूमैनिटी के हिसाब से ऑलरेडी ये अच्छी बात है कि आप एक प्योर चीज़ दे रहे हो, जो भी है भले आप उसका एक प्राइस लोगे लेकिन प्योर चीज़ की अवेलेबिलिटी आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो जो सेक्शनिंग जो है वो आपने एडल्ट एनिमल्स एक सेक्शन में रखे हैं, फिर उसके सेंटर में बच्चे हैं और फिर आगे फिर एडल्ट। तो ये बच्चे यहाँ आराम से सेटल हो जाते हैं? हाँ, अभी शुरू में हमें क्या दिक्कत आई थी कि बच्चे गेट खोल लेते थे। अच्छा। तो माँ का दूध पी जाते थे। तो हमने उसके लिए क्या सिस्टम लगा कि इस सेक्शन के जो बच्चे हैं वो हमने वहाँ पर रखे, क्योंकि ये सेक्शन के छोटे बच्चे हैं 3 महीने से अंदर के। ठीक है। और इनके 3 महीने से ऊपर के बच्चे तो हमने उनको क्रॉस रखा है यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ सर आ नहीं पाते। अच्छा, मतलब उनकी मदर इधर है, बच्चे हैं लेकिन देख सकते हैं सोशल इंटरेक्शन फिर भी हो रही है लेकिन वो पहुँच नहीं सकते। तो ऐसे उनके बच्चे यहाँ पर है। तो ये एक स्मार्ट मूव है आपकी जिसमें कोई खर्चा भी नहीं हुआ और एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वेरी गुड। तो जैसे कहा जाता है कि इनके ऊपर या इस ब्रीड के ऊपर मेडिकल का कॉस्ट कम आता है और ये उतनी सेंसिटिव नहीं होती। क्या ये सही है? ये सही है। तो हमारे पास अभी जैसे लगभग 500 का हर्ड है टोटल, उसमें से मिल्किंग में कितने? अराउंड 170 मिल्किंग। 170 मिल्किंग में आउट ऑफ 250 अडल्ट है। 500 में से 250 अडल्ट में से 170 मिल्किंग में। तो बाकी के 250 हमारे हीफर्स और काफ है। और ये 500 का हर्ड संभालने के लिए टोटल हमारे पास मैन पावर कितनी है? 12 लोग। और वो 12 लोग के क्या क्या काम है, मतलब कितने लोग क्या क्या काम? LSS डॉक्टर, मिलकर, फीडिंग वाले सब आ जाते हैं।
थोड़ा बताएंगे कि कितने डॉक्टर और कितने मिलकर? एक डॉक्टर है, उनके नीचे 3 LSS है, जो कि एक फीडिंग रिस्पॉन्सिबल है, एक ब्रीडिंग के लिए, एक मिल्किंग के लिए। उस LSS के नीचे लेबर रहता है, जो कि मिल्किंग वाले मिलकर बोलते हैं, जो मशीन लगाते हैं। बच्चा छोड़ने वाले काफ हैंडलर होते हैं, तो वो बच्चा छोड़ते हैं। ऐसे फीडिंग में भी एक TMR पे रहता है, एक लोडर पे रहता है और एक हेल्पर रहता है। तो ऐसे करके उनके नीचे लेबर रहती है LSS के नीचे। तो दिन में हम 2 बार TMR दे रहे हैं? 2 बार TMR दे रहे हैं। और ये TMR का ऑपरेशन कुल मिला के कितने घंटे चलता होगा? TMR का जब तक मिल्किंग चलता है, जब तक TMR चलता है 2.5-3 घंटा? 2.5-3 सुबह 2.5-3 घंटा शाम को। तो 2 लोग हो गए फीडिंग के लिए, जिनकी ड्यूटी लगभग 6-7 घंटे रहती है। उसके बाद फिर वो थोड़ा फ्री रहते हैं या कुछ और काम भी देखते हैं? उसके बाद वो स्क्रैपिंग करके फिर चले जाते अच्छा, स्क्रैपिंग, ट्रैक्टर ऑपरेशन, वही देखना उन्होंने। तो मिल्कर्स का काम सिर्फ मिल्किंग करना और काफ को लेके आना जाना। और जो आपने एक डॉक्टर बताया, वो ग्रेजुएट डॉक्टर होंगे, उनके नीचे 3 LSS है। और क्योंकि ये तो 24 घंटे यहाँ पर ही हैं, चाहे हम मिल्किंग सुबह शाम करते हैं, लेकिन किसी टाइम अचानक कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। कोई 2 गाय का आपस में इंजरी हो जाती है या कोई और एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो कभी कोई स्थिति आई है आपके यहाँ पे और इमीडिएटली हैंडल हो गई क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मगर ऐसा है कि काल्विंग हो गई। हाँ, ये तो कभी भी हो सकती है। हमारे डॉक्टर LSS इन हाउस है। हाँ। और हम रात के टाइम पे क्या करते हैं, वॉचमैन को बिठा के रखते हैं, जो अपनी प्रेग्नेंट एनिमल्स होती है। तो वॉचमैन को मालूम रहता है कि काल्विंग होने वाली है, तो वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। ओके, तो मतलब 24 घंटे कोई ना कोई और इनफैक्ट लेबर भी अंदर ही रहते हैं। हाँ, गेटेड है आपका सारा गेटेड है, तो इसलिए कभी कुछ भी हुआ तो हमारे पास डॉक्टर और पूरा टीम है। लेबर के लिए भी क्वार्टर्स यहीं पर? लेबर के लिए भी क्वार्टर, डॉक्टर्स भी अंदर ही, LSS भी अंदर रहते हैं, मिल्कर्स के लिए भी। उनकी फैमिलीज भी यहीं रहती हैं? सब फैमिलीज भी यहीं रहती हैं। तो क्योंकि ये जगह शहर से थोड़ी दूर है, तो जो फैमिलीज यहाँ रहती हैं उनकी डेली की नीड्स भी होती होंगी। हाँ। तो उसमें फिर आपकी कोई मदद? हाँ, जैसे उनको व्हीकल अवेलेबल कराना है बाजार करने के लिए। हाँ। तो वो कंपनी का व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो दीपक जी, ये जो बुल हैं ये ब्रीडिंग के लिए हैं? हाँ, इसमें जो 3 बुल हैं ये तीनों अलग अलग ब्रीड के हैं? हाँ, ये अलग, वो रेड सिंधी का बुल है जो सबसे लेफ्ट में, बीच वाला गिर का हाँ, है। उसका माथा गिर वाला है। और ये साहिवाल का है। ये साहिवाल का। तो ये हमने हीट के लिए, और जो गाय AA से नहीं लगते तो उसको नेचुरल बुल दिखाना होता है, तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं बुल। ठीक है। ये भी यहीं की पैदाइश है? ये भी यहीं की पैदाइश है। ओके। ये भी यहीं तो इनकी मदर का रिकॉर्ड भी आपने पहले देखा होगा, तभी इसको सेलेक्ट, तभी इनको तैयार किया। और ये फ्यूचर बुल्स? ये फ्यूचर 2 बुल हमने बुलक काट के लिए रखे हुए हैं। ठीक है। और एक बुल को हीट के लिए तैयार करेंगे। ठीक है। तो इनकी देख रहे कोई खास या मतलब? नहीं, इनको बस सुबह शाम हम इनकी रनिंग कराते हैं। हाँ, वो ज़रूरी है, वो बस। और इसके अलावा बाकी फीड इनका अलग रहता है। हाँ, डेफिनेटली। और एक्सरसाइज में इनको रनिंग कराते हैं, क्योंकि इनमें मसल पावर ज़्यादा है, वो चैनलाइज होनी ज़रूरी है। और इस तरफ मैं देख रहा हूँ ये बच्चे हैं छोटे। हाँ, छोटे बच्चे जो 3 महीने से नीचे के हैं, जो सिर्फ दूध पर है, जो सिर्फ दूध पे है। हाँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बाउंड्री वॉल करी है। हाँ। और इनका कंफर्ट के लिए हमने मैट वगैरह प्रॉपर डाले हुए हैं। तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि ये जंप करते हैं, शरारती होती हैं थोड़े। और इनकी केयर कैसे है, मतलब इनकी केयर में खास चीज़ें, जैसे कंफर्ट का तो हो गया, साफ सफाई हमेशा इस पे फोकस रहता है। हाँ, बस मैं देख रहा हूँ बिल्कुल साफ एरिया है। इसके बाद अगर किसी बच्चे को जैसे दूध कम पड़ गया तो हम बॉटल फीडिंग कर लेते हैं। तो जब इनको फीडिंग, चाहे वो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं या बॉटल फीडिंग करवा रहे हैं, तो कोई ये ध्यान रख रहा है कि आज इसने जितना दूध पीना था वो मिल गया? हाँ, वो रिकॉर्ड, प्लस इनका हर 15 दिन में हम वेट चेक करते हैं, तो उससे आइडिया आता है कौन सा बच्चा कमज़ोर हो रहा है या क्या है। तो वो वेट करते हैं या आप मेजरिंग टेप से? मेजरिंग टेप से उसका पेट मापते हैं ना। ठीक है। और ये इस तरफ हमारी वो गाय है जो कि अभी बच्चा देने वाली, मैटरनिटी वाले एरिया जो आ गया, जो कि अभी 10-15 दिन 20 दिन में बच्चा देंगी। ठीक है। तो ये स्पेशल केयर आ गया, जहाँ पे इनको इंडिविजुअल पेन दिया हुआ है। तो हर वक्त उनके पास पानी और कुछ ना कुछ चारा हर वक्त अवेलेबल है। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अभी की है? नहीं, हमारा आप कभी भी आइए, हमेशा आपको फार्म जो है वो नीट एंड क्लीन मिलेगा। हाँ, वही हमने शुरू में बताया, काऊ कंफर्ट पे हमारा मेजर फोकस है। नहीं, ठीक है। और ये सेक्शन हमारा ये है कि यहाँ पर कोई सिक एनिमल हुआ तो उसको यहाँ पर जिसको सेपरेट करके उसको ट्रीटमेंट, या कोई ड्राई के लिए गाय निकालना है वो यहाँ रखते हैं। ठीक है।
ठीक है, और ठीक है, सेक्शंस उस हिसाब से यूज़ हो जाते हैं। यूज़ हो जाते हैं। और बिल्कुल उस तरफ जो है वो मिल्किंग वो पार्लर, मिल्किंग पार्लर है। और वो मिल्किंग पार्लर मैं देख पा रहा हूँ वो टेंडम फ्रेम में है, टेंडम। जिसमें कि गाय को आड़ा तिरछा नहीं खड़े होना पड़ता। हाँ, और 12 गाय का मिल्किंग एक साथ होता है। 6 इधर 6 इधर। 6 इधर। उसको एक्सपेंड हमारा करने का 20 तक हम उसको कर सकते हैं। 20 मतलब 10 इधर, 10 राइट और 10 ये फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबल है। पॉसिबल जब आपके हर्ड मिल्किंग हर्ड बड़ा हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि तब नया ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ। इसी को चलते काम में भी एक्सपेंड किया जा सकता है। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ आपने पंखे लगा रखे हैं, ताकि जब मिल्किंग के लिए भी गायें यहाँ वेट कर रही हैं पार्लर के बाहर, तो उनको कंफर्ट देने के लिए है। और शावर टनल, हम ये शावर टनल उधर से जब गाय आती है इस टनल के अंदर से आती है, काउ शावर के नीचे से निकलती है, तो उसके ऊपर फुहारा टाइप पड़ता है और वो चिल रहती है। और ये फ्लोरिंग भी एंटी स्लिपरी। इसमें भी वैसे ही माउंट करती हैं गायें जैसे एचएफ जर्सी में करती हैं, हीट के दौरान वैसे ही माउंटिंग करती हैं। और वो सारे सिम्टम वैसे ही हैं, सिम्टम वैसे ही, सिर्फ उनका दिखने का स्ट्रक्चर और दूध के क्वालिटी का फ़र्क है। इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि मतलब गाय तो यहाँ से सीधी एक एक करके आगे चली जाएगी, फिर उसका बच्चा साइड से, बच्चों के लिए हमने ये सेक्शन पहले ये कलेक्ट करते हैं बच्चे यहाँ हाँ, से, फिर उसके बाद एक एक बच्चा छोड़ते हैं और वो साइड से दूध पीते हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से बच्चा एंटर कर जाएगा, यहाँ से बच्चा है ना। गाय यहाँ खड़ी है इतनी जगह में, और यहाँ से बच्चा एंटर कर सकता है। और हम एक थन हमेशा बच्चे के लिए छोड़ते हैं। हाँ, ये चाहे भले हमें दूध कम पड़ता है, मगर हम एक थन हमेशा बच्चे के लिए, 3 थन का हम दूध यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको बुरा ना लगे तो वो जानना चाहता हूँ कि क्या उसमें कोई रिलीजियस सेंटीमेंट है या हाँ, सिर्फ काउ वेलफेयर और बच्चे के हमसे ज़्यादा पहला हक उस बच्चे का है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही बच्चे आगे फार्म का फ्यूचर है, तो उनकी हेल्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने मतलब प्योरली बिजनेस की तरह नहीं सोचा। हाँ, एक इंसानियत के हिसाब से भी सोचा कि उसका हक है, ये मतलब मैंने बड़ी ये पॉइंट आपका कैच किया, क्योंकि कभी किसी और के मुंह से मैंने ऐसे नहीं सुना। एवरीबॉडी विल से कि ये तो ज़रूरी होता है, उसके बिना गाय दूध नहीं छोड़ती या कुछ ऐसा, लेकिन उसके पीछे आपका मोटिव जो है वो मुझे मतलब मुझे टच किया। सो आई लाइक इट। टेक्नोलॉजी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वो तो मैं समझता हूँ कि हर एक फार्म पर लगभग वैसी ही होती है। सिर्फ इसका फ्रेम देसी गाय के हिसाब से डिज़ाइंड है और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है। मिल्किंग ऑटोमेटिक है और रिकॉर्डिंग है, वो सब तो है ही है। वो स्पेशली किसी और दिन हम करेंगे जिसमें सिर्फ हम टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। आज का जो अगेन वही था, क्योंकि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फार्म्स, तो मैं सिर्फ वही पॉइंट्स टच करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि दूसरे फार्म से अलग है। और आपका लेआउट भी अलग है, फार्म का लेआउट। जैसे वापस जाने का जो जगह है, जितनी जगह आपने खुली छोड़ी हुई है, दूसरे लोग इतनी जगह नहीं छोड़ते। और आई थिंक वहाँ अपने हूफ ट्रिमिंग के लिए ट्रीटमेंट वगैरह, पीडी वगैरह, एआई वगैरह कुछ करना हो, किसी काऊ को वहाँ ब्लॉक करके चेक किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। फिर हमने वहाँ पर एक व्यूइंग गैलरी बनाई है कि जो हमारे विजिटर्स होते हैं वो वहाँ से मिल्किंग देख सकते हैं। वो जो कांच वाला एरिया, तो ठीक है, वो बीच में आके इंटरप्ट भी नहीं कर रहे और वहाँ से उनको सारा विजिबल भी है, विजिटर्स वहाँ से देख सकते हैं। हाँ। और ये सॉर्टिंग गेट है एनिमल्स को सेपरेट करने के लिए। ये आपको सिर्फ लेबर में हेल्प कर रहा है या कुछ आपकी वैसे एफिशिएंसी में भी हेल्प कर रहा है? नहीं, एफिशिएंसी में भी हेल्प कर रहा है। जैसे कि अभी सॉर्टिंग गेट में नंबर लगा दिया तो अपने को कुछ देखना नहीं वहाँ पे, वो अब गाय आएगी, सॉर्ट होके गाय अपने ट्रीटमेंट एरिया में चली जाएगी, अपनी बार ट्रीटमेंट एरिया में चली जाएगी। ठीक है। वैसे भी इन्होंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, ये नंबर्स को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। और जो डेलप्रो सॉफ्टवेयर है जिसमें गाय का सिर्फ दूध का डेटा ही नहीं होता, और भी कई तरह का डेटा होता है, तो ये मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके कई तरह के डिसीजन मेकिंग लेते हैं। और आई बिलीव कि उस डेटा को देखते हुए ही आज फार्म जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके एक इतने बड़े स्केल पर भी आ गया और प्रॉफिट में भी है, उसमें मुझे लगता है कि जो डेलप्रो का डेटा आप डेली बेसिस पे देखते हैं और उसके बेसिस पे आप जो चेंज चाहिए, जो एक्शन प्लान चाहिए वो बनाते हैं, वो हेल्प कर रहा है आपको। इन रूटीन मतलब अक्सर आप डेलप्रो सॉफ्टवेयर पे कितना टाइम लगाते हैं दिन में? मेरा पूरा टाइम ही डेलप्रो पे जाता है। अच्छा,
अराउंड मतलब 4-5 घंटे मेरा डेल प्रो पे जाता है। लेकिन इतना क्या करते हैं इसमें? उसमें हर एक गाय का क्या रिकॉर्ड, मिल्क ग्राफ क्या चल रहा है, गाय कितना टाइम पार्लर में रह रही है और दूध नहीं दे रही तो पार्लर में क्यों रह रही है, वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ। ठीक है। हर साल एक गाय का बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा, ड्राई पीरियड कितना, पूरा स्टैटिस्टिक्स। तो दिस इज़ द पावर ऑफ डेटा। और फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ कि दीपक जी जो हैं वो ऐसा नहीं कि जनरेशन बाय जनरेशन डेयरी फार्मिंग से बिलोंग करते हैं। आई थिंक यू आर द फर्स्ट जनरेशन जो डायरेक्टली डेयरी फार्मिंग में आए और बड़े स्केल पर आए सीधा। अपनी ये काबिलियत की डेटा को समझना और बहुत जल्दी डेयरी फार्मिंग के बेसिक्स को भी समझा, दोनों ज़रूरी हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो आप उसको बिज़नेस की तरह नहीं चला सकते। तो आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से कैप्चर किया, उसको प्रोसेस करना शुरू किया और फिर आप आज प्रॉफिट में हैं। ये एक मैसेज है आपके फार्म से जो मैं बाकी सब लोगों को देना चाहता हूँ। अक्सर कोई चीज़ें ना मिथ बन जाती हैं जो आपने तोड़ी हैं। और अभी जैसे शुरुआत में आपने कहा था कि दूध के अलावा मैन्योर के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो आइए उसके ऊपर अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रैक्टर का स्क्रैपर जब खींच के सारा गोबर यहाँ गिरा देता है, उसके बाद आगे क्या होता है? तो जब सारा गोबर स्लरी मतलब यहाँ गिर जाता है तो पंप जो है वाटर को सर्कुलेट करता है, जो ऑलरेडी फ्लशिंग जो है वहाँ से पानी आता है प्रेशर से पीछे, जो कि ये सारी स्लरी को आगे गटर के थ्रू टैंक में ले जाता है। और ये जितने भी शेड हैं सबका गोबर इस वो गटर लाइन पुश करके अपने वाटर सर्कुलेशन से या स्लरी सर्कुलेशन से और आगे जो पिट बनी हुई है उस पिट में सारा गिरा देता है। तो ये फिर पिट के पास चलते हैं और फिर आगे का प्रोसेस समझते हैं और वो पंप भी देखते हैं जो ये सारा काम कर रहा है। तो ये वाला वो पंप है जो सर्कुलेट भी करता है यहीं से पूरी पाइपलाइन, एक क्लोज्ड सर्किट बना हुआ है। और जो शेड का गोबर सारा एक ड्रेन में जब गिरता है वो फ्लशिंग के थ्रू यहाँ पर इस ड्रेन के थ्रू फिर ये बड़ी सी पिट है। इस पिट में कितने दिन का गोबर लगभग आप स्टोर कर लेते हैं? इसमें हम 10-15 दिन का स्लरी पूरी। और ये जो स्ट्रेन है ये इसलिए होगी कि कोई मतलब ज़्यादा बड़ी ब्लॉक कोई आगे ना जाए। कई बार कोई चीज़ पीछे से गिर जाती है ट्रेन में तो वो यहाँ रुक जाएगी। और इसकी सेफ्टी के लिए ये ग्रिल्स वगैरह आपने लगा रखे बाई चांस काऊ सेफ्टी के लिए भी हमने ये लगा रखा। हाँ। और ये जो पंप है उसके बाद और क्या क्या कर सकता है? ये पानी को जो अलग करता है वो पानी हम साथ वाली पिट में डालते हैं। वो सेपरेट को मतलब सेपरेटर को फीडिंग इसी पंप से है? इसी पंप से। ठीक है। तो वो उसमें से पानी या लिक्विड अलग कर लेता है। जो पाउडर गिरता है वो नीचे गिर जाता है जिसको हम बाद में उठा लेते हैं। ये नीचे ढेर बना हुआ है? हाँ, ढेर बना हुआ है। ठीक है। और जो पानी है वो साथ वाली पिट में डाल देते हैं। ठीक है। फिर वहाँ से एक मड पंप लगा रखे कि ये पानी ड्रिप के थ्रू अपना ग्रीन नेपियर जो कि चारा लगाया गाय के लिए उसमें चला जाए। उसमें इरिगेशन के लिए। ओके। और इसका ऑपरेशन दिन में कितनी देर के लिए होता है? इसका हम 500 गाय के हिसाब से अगर घंटे वाइज देखा जाए तो 4-5 घंटे हर रोज। ये वाला पंप भी ये वाला पंप और ये साथ में चलेंगे। वो फीड तो वही करेगा। ठीक है। तो एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि गाय ने चारा खाया, दूध दिया, प्लस स्लरी आई, है ना। वो स्लरी सारी यहाँ आके इकट्ठी हुई। यहाँ से स्लरी को हमने लिक्विड उस पिट में अलग से ग्रे वाटर ले लिया और सूखा गोबर नीचे पाउडर शेप में आ गया। और उस ग्रे वाटर को आप बोल रहे हैं कि फिर एक पंप से आप कलेक्ट करके किसी टैंकर में नहीं, बिना टैंकर के। हाँ। अच्छा, वो डायरेक्टली वहीं से पाइपलाइन लगा सीधा ड्रिप के तो पूरी खेती में। ओके, वहीं से ही सीधा ड्रिपिंग हो जाती है। हाँ। और हमने टैंकर का भी प्रोविजन दे के रखा। फ्यूचर में अगर किसी को जैसे वाटर लेना हो तो यहाँ नीचे टैंकर लगे तो आप वो कर सकते हैं। और जो ये पाउडर्ड शेप है इसको फिर आप फर्दर क्या करते हैं? वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो दीपक जी, जैसे अभी हम आपके कंपोस्ट प्रोसेसिंग में खड़े हैं इस टाइम, ये जो शेड है इसमें आप कंपोस्ट तैयार करते हैं। जो अभी आपने बताया सूखा गोबर जो सेपरेट होता है वो आप यहाँ ले आते हैं। वो यहाँ पर जैसे ये सूखा गोबर आया तो इसमें आगे आप फिर क्या करते हैं? अभी ये जो पिट्स बनी है इनमें वर्म्स डले हुए हैं तो इस गोबर को हम इसमें डाल के, ठीक है, कि थोड़ा पानी डाल के इनको रेडी होने के लिए छोड़ देते हैं। तो वर्म्स अपना काम करते हैं, इनको खाते हैं और फिर ऐसा जो है ये तैयार करते हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो जो तैयार प्रोडक्ट होता है वो ऊपर हो जाता है। ओके। तो हम उसको फिर उस लेयर को उठा लेते हैं
तो हम उसी हिसाब से उठाते हैं कि वर्म्स ना आए उसमें, क्योंकि नीचे इसके वर्म्स हैं। तो ये लेयर को उठा के हम इसको पैक करके भी सेल आउट कर रहे हैं और अपनी खेती में भी हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो ये जब रॉ पाउडर आया, पाउडर फॉर्म में सूखा गोबर आया, वहाँ से लेके ये फाइनल प्रोडक्ट बनने तक कितने दिन का प्रोसेस है? 4-5 दिन का प्रोसेस लगता है। 4-5 दिन में ये हो जाता है। और कंपोस्ट तो मेरे ख्याल से बहुत हाई डिमांड में है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, आपकी खुद की भी रिक्वायरमेंट है। और 500 हर्ड साइज आपका जैसे है, उसमें आप अपने कितने एकड़ में इसको यूज़ कर रहे हैं? अराउंड इसको 50 to 60 एकड़ में यूज़ कर रहे हैं। 50 to 60 एकड़ में, जहाँ पर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वेजीज एंड फ्रूट्स की। उसके बाद भी आपके पास ये बच जाता है और वो आप पैक करके उसको सेल करते हैं। तो जो उसको सेल करते हैं किसी ब्रांड नेम से कर रहे हैं? हाँ, मिस्टर मिल्क के ब्रांड नेम से ही कर रहे हैं। और हमने ये उसी स्टेजेस में पिट बनाई है कि अगर आज वो पिट से उठा रहे हैं तो जब इस पिट का नंबर आएगा यहाँ ऑलरेडी मटेरियल रेडी मिलेगा। तो हमेशा हमें हर रोज़ रेडी मटेरियल मिलता रहता है। तो मतलब हर रोज़ एक पिट को आपने उसके ऊपर काम करना है और फिर 8वें दिन वापस उस पिट का नंबर आ जाएगा। तो स्टेज बाय स्टेज आपने पिट्स बनाई हुई हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए और थोड़ी सी मैनेजमेंट चाहिए। तो आपने जैसे ही गोबर को और लिक्विड को अलग किया, उसके बाद लिक्विड तो इरिगेशन में यूज़ हो ही गया, लेकिन सूखे गोबर को भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट रेडी करने के बाद एक अच्छे खासे प्रोडक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ ये कुछ प्लांट्स भी पड़े हैं। हाँ, ये हम थोड़ा ट्रायल करते रहते हैं कि कंपोस्ट की क्वालिटी के लिए। ओके। तो ये प्लांट्स का भी कोई स्पेशलिस्ट है हमारे पास? हाँ, प्लांट्स का भी स्पेशलिस्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर आपकी इतनी लैंड है। हाँ, तो ओके। तो ये तो अलग ही एक विषय है, लेकिन यहाँ क्योंकि साथ में पड़े हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडी होने के बाद आप प्लांट्स में भी यूज़ कर रहे हैं। सो ये मुझे लगता है कि जैसे दूध एक प्रोडक्ट है, मैन्योर भी एक अनदर फॉर्म ऑफ मनी ही है। जस्ट एक ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें दूध बेच के ज़्यादा फ़ायदा है या ये बेच के ज़्यादा फ़ायदा है? परसेंटेज ऑफ अगर ये हमारे पास अच्छा अवेलेबल है, हाँ, तो ये बेच के ज़्यादा फ़ायदा। तो फिर वही बात आ गई कि जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम एक फार्म से रेडी कर रहे हैं ना, दूध के अलावा भी, दूध के साथ दूध के बाय प्रोडक्ट्स और मैन्योर के साथ ये कंपोस्ट, तो प्रॉफिट का जो मार्जिन परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। अगर सिर्फ दूध के बेस पे फार्म चलाएंगे तो प्रॉफिट में कभी नहीं आएगा, स्पेशली देसी गाय के, क्योंकि देसी गाय का लैक्टेशन यील्ड कम है। करेक्ट। तो उसके साथ साथ आपको कंपोस्ट में भी जाना पड़ेगा। काऊ डंग के अदर प्रोडक्ट, जैसे हमने दिए बनाए थे, काऊ डंग केक बनाए हैं, ठीक है, तो अदर प्रोडक्ट करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। अगर हम सोचेंगे कि देसी गाय का फार्म सिर्फ दूध पे चलाएंगे तो वो कभी नहीं चल पाएगा। ये बात तो सही है, बाय प्रोडक्ट्स निकालने ही पड़ेंगे। लेकिन यहीं पर एक्चुअली जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी काम में आ रही है, क्योंकि आप एक मैनेजमेंट स्टूडेंट रह चुके हो और आई थिंक इससे पहले शायद आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हो, तो वो एक्सपोजर भी आपको है। डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लगातार एक ही प्रोडक्ट में रह के ज़्यादा लंबे समय के लिए मार्केट में स्टे नहीं कर सकते। मार्केट की नीड समझनी पड़ती है और उसके हिसाब से उस टाइम तक अपना प्रोडक्ट भी रेडी करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आज ये दो चीज़ें जो हमने देखी, ये आई ओपनर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये अपने मन में सोच के चलते हैं कि देसी गाय का फार्म प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, या जिनको ये लगता है कि देसी गाय जो है वो एक एडवांस डेयरी फार्म के हिसाब से एडाप्टिव नहीं हो सकती, या जो ये सोच के चलते हैं कि इतना बड़ा खर्चा करेंगे तो कमाएंगे क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी में मित्तल डेयरी फार्म ने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतना स्ट्रक्चर खड़ा किया है, मशीनरीज है। टोटल मशीनरी की बात करें तो आपके पास पार्लर है, शेड में कई तरह के काऊ कंफर्ट की चीज़ें लगी हैं, ब्रश है, फ़ैन है, काऊ कूलिंग सिस्टम है, वो काऊ शॉवर है, और मुझे लगता है एक्टिविटी मॉनिटरिंग है, टीएमआर सबसे ज़रूरी चीज़, मशीन है, ट्रैक्टर है। ये तो होगी वो चीज़ें जो डायरेक्टली काऊ रिलेटेड होगी। उसके अलावा मुझे लगता है सपोर्टिंग के लिए और मशीनरी होगी, जैसे ट्रैक्टर। कितने ट्रैक्टर हैं आपके पास? 4 ट्रैक्टर डेयरी में है, 2 खेती में है। ठीक है, तो 6 तो ट्रैक्टर्स आपने, जेसीबी है, जेसीबी, हाँ, आपकी जगह के हिसाब से आपको जेसीबी चाहिए। फिर मुझे लगता है कितनी ही आपने फैब्रिकेशन की है रेलिंग के लिए और काऊ ट्रैफिक के लिए। मुझे लगता है हर रोज़ कुछ ना कुछ वेल्डिंग का काम तो चलता ही रहता होगा।
और फार्म भी आगे ग्रो कर रहा है, हर्ड साइज़ बड़ा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आगे आपको नए कंपार्टमेंट बनाने हैं, नए शेड बनाने हैं, ये चलता रहता है। तो हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन क्योंकि बिना सोचे समझे नहीं की, प्लानिंग के साथ की है और उस प्लान को एग्जीक्यूट अच्छे से की है। आई थिंक थोड़ी देर के लिए हम इनके ऑफिस में बैठते हैं, इनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो नज़दीक से देखते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा और करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम डेयरी फार्म के अंदर जो एक डिस्कशन रूम है वहाँ बैठे हैं। जो फार्म के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या क्या है उसमें? पनीर है, दही है, घी है, बटर मिल्क है और A2 मिल्क का है। तो ये वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो दूध और दूध के बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा दीपक जी प्लीज़ बताइए कि आपने स्टेज बाय स्टेज कब कौन सा प्रोडक्ट डेवलप किया और उसकी डिमांड कैसी है, आपने जो भी तो शुरुआत में हमने दूध को हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमने फ्री सैम्पलिंग करी, लोगों को अवेयरनेस की हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ A2 मिल्क क्या होते हैं, क्यों लेना चाहिए, तो वो करा। उसके बाद जब दूध का हमारा अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर हम पनीर हमने स्टार्ट किया बनाना। तो पनीर के बाद फिर दही, और हमारा लास्ट जो है वो अपना बटर मिल्क है। घी तो हम शुरू से ही बना रहे हैं। घी आप शुरू से तो मार्केट में जब आप अपने ब्रांड नेम से बेचते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कई तरह की लाइसेंसिंग होती है और क्वालिटी पैरामीटर्स इंश्योर करने होते हैं, और उसके बाद भी मार्केट का रिस्पांस कैसे आ रहा है कैसे नहीं। तो कौन सी टीम है या वो कौन लोग हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं? तो लाइसेंस हमने जो बेसिक लाइसेंस FSSAI का लगता है वो हमने ले रखा है। ओके। और जो हमारी मार्केटिंग टीम है वो पुणे हेड ऑफिस में बैठती है। ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट ऐप के ऊपर लाइव करना है, क्या है, रेट क्या डालना है, कोई स्कीम है वो स्कीम अपलोड करनी है, वो सब वो टीम बैकएंड पे देखती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनके ये सारे के सारे प्रोडक्ट ऐप के थ्रू अवेलेबल है। घी जो है वो अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। बाकी मिस्टर मिल्क के नाम से ऐप है जिसमें दूध और दूध के बाय प्रोडक्ट्स तो है ही हैं, प्लस जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ होती है जिसमें कि अलग अलग सीजनल सब्जियाँ और फ्रूट्स बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से जो तैयार किए जाते हैं, वो भी जितने अवेलेबल होते हैं ऐप में उसी टाइम लाइव करके अपडेट आता है और लोगों को नोटिफाई हो जाता है कि कल ये चीज़ अवेलेबल है। तो लोग ऐप में वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और नेक्स्ट डे वो उसके फ्रूट्स और वेजेस की डिलीवरी करवा देते हैं। लेकिन आई थिंक जो दूध है वो आप सेम डे डिलीवर करवाते हैं। तो अभी एक मैं थोड़ा कमर्शियल क्वेश्चन पर आना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई इस तरह का डेयरी फार्म बनाए, स्पेशली देसी गाय का ही बनाए, लेकिन अपने ब्रांड नेम से ना बेचे, होलसेल में दूध बेचने की कोशिश करे, तो क्या वो प्रॉफिट में जा सकता है या उसको रिटेल में आना कंपलसरी ही है? उसको रिटेल में आना कंपलसरी है। रिटेल में आना कंपलसरी, क्योंकि अगर कमर्शियल लेवल पे अगर दूध लूज में सप्लाई करेगा, रेट उसका कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जब तक अपना ब्रांड नेम ना हो तब तक। ठीक है। और ये क्या आपका जो ऑन एन एवरेज जो आपका रिक्वायरमेंट है सारा साल एक जैसा रहता है या कोई बीच में ऐसा मौसम आता है जब एकदम रिक्वायरमेंट मार्केट से कम हो जाती है और फिर सडनली बढ़ जाती है? डिमांड तब कम होती है जैसे जब दिवाली के टाइम पे लोग बाहर चले गए, तब थोड़ा डिमांड कम क्योंकि आपका रिटेल कस्टमर है, वो छुट्टी में अगर कहीं छुट्टी पे चला गया तो तब थोड़ा डिमांड कम हो जाती है। ठीक है। बट क्योंकि ऐप बेस्ड है और वो वहीं पर सब्सक्रिप्शन ऑन और ऑफ कर रहा है, तो आपको पहले ही पता है। ऐसा नहीं कि डिलीवरी बॉय घर गया और सामने ताला लगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक ऐसे ही कंपोस्ट का पैकिंग भी आप मिस्टर मिल्क के नाम से करते हैं, और वो उसको सेल करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? ऐप, हमारा ऐप ही मिस्टर मिल्क में ही। और वो जो घरों में लोग गमलों में छोटी छोटी वेजिटेशन करते हैं उसमें भी यूज़ हो जाता है? हाँ जी। वो भी कस्टमर हैं आपके या वो भी बल्क लेवल पर ही आपका जाता है? वो भी कस्टमर है, घरों में जो पॉट के अंदर जो गमलों में खेती करते हैं छोटी छोटी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यानी कि नथिंग इज़ गोइंग वेस्ट है। कोई भी चीज़ यहाँ ख़राब या वेस्ट नहीं हो रही। हर एक चीज़ जो है वो नेचुरल है। अभी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम करते हैं जो कि अगेन थोड़ी कमर्शियल रिलेटेड है कि जैसे आपने शुरुआत में बताया कि 4-5 साल के बाद
आपका ROI आ गया और अब आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। लेकिन इस जर्नी के दौरान आपके सामने या आपके रास्ते में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या आए? तो सबसे पहला चैलेंज तो का कि अच्छा गाय का चारा, कि अच्छा चारा मिलना चाहिए, न्यूट्रिशियस। तो हम पहले शुरू में बाहर से लेते थे तो वो इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आता था, तो हमने सोचा खुद का लगाएंगे और अच्छी क्वालिटी के सीड ला के उनको लगाएंगे। दूसरा कि गाय का दूध कैपेसिटी कम है, मतलब दूध है, क्वालिटी है, मगर क्वांटिटी कम है, वो यील्ड इनका कम होता है। तो उसके ऊपर काम किया, अच्छा ब्रीडिंग करके बच्चे को फटाफट तैयार करके उसको इंसेमिनेट करके उसको लैक्टेशन में लाने का, ये हमारा शुरुआती चैलेंज था। ठीक है, अभी वो चैलेंज आपके लगभग निकल गए। रिटेलिंग में कोई खास चैलेंज आपका? रिटेलिंग में शुरुआत में लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग कहते थे बाहर 60 का मिल रहा है, तुम 100 का क्यों? तो लोगों को अवेयरनेस की, इससे हेल्थ बेनिफिट क्या है, वो सब थोड़ा चैलेंज था शुरू में। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी अपना डिमांड बढ़ी। क्या कोई ऐसा चैलेंज भी है जो पूरे इस इकोसिस्टम के कारण वैसे हो? कोई कभी किसी ने कोई ये एतराज़ किया हो कि आपके इस बिज़नेस की वजह से मेरे आसपास में कोई स्मेल आती है या मेरा एरिया ख़राब हो गया, समथिंग ऐसा कुछ नहीं है? और गवर्नमेंट की तरफ से भी टाइम टू टाइम कुछ मतलब अपडेट्स रहते हैं इसमें कि या कोई हेल्प होती है किसी तरह की, या वो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं आता? कोई ज़्यादा रोल। और मतलब इसकी लाइसेंसिंग की बात नहीं कर रहा मैं, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि कई बार हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है, मगर वो हम खुद खुद करते हैं वैक्सीनेशन। आप खुद करते हैं। ठीक है। जाते जाते मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहूँगा कि अगर कोई और इस तरह का फार्म लगाना चाहता है तो उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? कुछ चीज़ें तो जो आपने बताई, जो चैलेंज आपने कैसे उनसे निकले, वो तो इस वीडियो में उनको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कई बार लगता है कि काश मैंने ऐसे किया होता। कोई ऐसी, या अपने तरफ से आपको जो भी एक कुछ ऐसा लगे कि नए अपकमिंग फार्म्स जो हैं जो देसी गाय में आगे आना चाहते हैं, वो किस चीज़ का ध्यान रखें ताकि जल्दी से वो सेटल होकर ग्रो कर सके? एक तो क्वालिटी दूध रखें हमेशा, कि अगर क्वालिटी मेंटेन की, हमने 2017 में 5.5 फैट का दूध देना स्टार्ट किया था, आज की डेट में हम 5.5 ही दे रहे हैं। कंसिस्टेंसी ठीक है। 7 साल तक हमने टेस्ट उसकी क्वालिटी को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ओके। दूसरा कि अगर दूध शॉर्ट है तो कम दो, मगर बाहर से कलेक्ट नहीं करना जी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कुछ भी। और दूसरा कि एक साथ ज़्यादा एनिमल ना लाके गैप में एनिमल लाए कि पुराने वाले सेटल हो तब जाके नए एनिमल लाए। ठीक है। तो क्योंकि अगर एक साथ 50-100 लाएंगे तो वो कंट्रोल में नहीं आते। तो इसलिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए फार्म में, आपका कैश फ्लो भी मैनेज। तो दीपक जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं कि नया फार्म अगर आपने शुरू करना है तो पहली बात तो आपका विज़न थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म बिज़नेस नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म कमिटेड रहने वाला बिज़नेस है। और आपको पेशेंस के साथ आगे चलना चाहिए, प्लानिंग के साथ स्टेज बाय स्टेज आगे हर्ड साइज़ बड़ा करना चाहिए। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करोगे तो उतनी ज़्यादा लेबर आपको लेनी पड़ेगी, और लेबर पे डिपेंडेंसी अपने आप में एक चैलेंज है। और उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि आपको अगर आप देसी गाय के फार्म में हैं तो अपने ब्रांड नेम से या रिटेलिंग में आपको आना चाहिए, जल्दी से आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बढ़ेगा और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी से आएगा। सो थैंक यू वेरी मच दीपक जी, आपने बहुत कीमती समय दिया और बहुत अच्छी बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से लोगों को अवेयरनेस आएगी। पर्पस भी सिर्फ अवेयरनेस ना है, कोई और पर्पस भी नहीं है इस वीडियो का। सो थैंक यू सो वेरी मच।